खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, जो फूल खिले यहाँ खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। पाकिस्तान भर में आज पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मुकम्मल मजहबी क्या कहना चाहिए मुल्की तकरीम के साथ मनाया जा रहा है, शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है, इज़्ज़त व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज पाकिस्तान 77 साल का हो गया। हम पाकिस्तान को सालगिरह की भरपूर मुबारकबाद देते हैं, जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। आप एक्सप्रेसो का ये खुसूसी एपिसोड देख रहे हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं हिना आदिल। मुल्क भर में जैसा कि आपको बताया कि तकरीबात हैं और पूरे मिली जोश व जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। इसके साथ साथ हम भी एक्सप्रेसो के तवस्सुत से, एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से आप सबको एक बार फिर से पाकिस्तान की आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। 77 साल हो गए हैं और ये परचम हम दुआ करेंगे कि हमेशा इसी तरह से बुलंद रहे। आमीन। सुकून से, तसल्ली से आपको वेलकम करते हैं, क्योंकि पहले हम इतनी जल्दी में थे, प्राइम मिनिस्टर आ गए थे, आपको पता है, फिर हमारी मजबूरी होती है कि ज़रा क्विकली आपको दिखाना होता है। ऐसी कोई बड़ी सरकारी तकरीब हो, इस उम्मीद के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है। आज 14 अगस्त सन 2024 है। 77 साल पाकिस्तान की आज़ादी को हो गए हैं। इन आज़ादी के 77 सालों के अंदर बहुत सारी पाकिस्तान की अचीवमेंट्स हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है। वो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं। अगर आप आज़ादी के वक्त का वो सफ़र देखें जब आज़ादी हमने हासिल की 1947, उस वक्त आप पाकिस्तान की हालत देखें या पाकिस्तान का नक्शा देखें या लोग देखें, बल्कि हम आपको दिखा भी रहे हैं, थैंक यू प्रोड्यूसर साहब। इसमें आप देखें कि किस तरह कस्मा पुरसी की हालत में लोग अपने अहलो अयाल को कुछ छोड़कर पाकिस्तान आए और कुछ यहाँ छोड़ के बॉर्डर की उस तरफ चले गए, और एक लुटा पुटा सा मंजर था। ना कोई घर सलामत था, ना कहना चाहिए किसी की ज़ात उस तरह से सलामत थी, उसमें इतनी तकसीम थी, उसमें इतना उलझाव था। लेकिन उसके बाद वक्त चलता गया, अगरचे कि पाकिस्तान उस तरह नहीं पनप सका जिस तरह उसको पनपना चाहिए था या पनपने का हक था, या जो जिस तनाजुर में, जिस विजन के साथ इस मुल्क को फॉर्म किया गया था, अगरचे कि हम उस मंजिल पे नहीं पहुंच सके, लेकिन हमारा सफ़र ख़त्म तो नहीं हुआ। इसमें एक ही उम्मीद की बात है कि सफ़र तो अभी जारी है। इस सफ़र के अंदर बहुत ऐसे मकाम आता है जहाँ पे हम संभल सकते थे, ख़ुद को बेहतर कर सकते थे। कुछ मौक़े हमने अपनाए, ज़्यादा मौक़े हमने गंवाए, और फिर इसी वजह से शायद हम एक बहुत अच्छी तस्वीर अपने मुल्क की सूरत में दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे। लेकिन अभी भी कुछ गया तो नहीं है। मुल्क अपना है, वक्त अपना है। अगर इसको कीमती बना लिया जाए, मुल्क की अहमियत को समझ लिया जाए, अपनी एफर्ट्स को मुल्क की पॉजिटिव साइड के ऊपर देना शुरू कर दिया जाए, तो मुझे यकीन है कि कोई अमर माने नहीं है कि हम भी इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में कहीं ना कहीं ज़रूर खड़े हो सकते हैं। और मैं अब भी आपको बताऊं कि बहुत बड़े अनासर, बहुत बड़े फैक्टर्स, बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स ऐसी इस मुल्क के अंदर है ना, जो मुझ और आप जैसी है, जो इस मुल्क के लिए काम करना चाहती है, इस मुल्क को बेहतर देखना चाहती है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए अच्छे काम नहीं कर रहे। सो सिर्फ ये कि उन लोगों को आगे आना है और उन लोगों को मौके देने हैं जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और एक और भी चीज़ कि अपनी नाकामियों के लिए मुल्क को मोरद इल्ज़ाम ना ठहराएं, खुद भी आगे बढ़े। और जैसे इमरान ने कहा कि अपना हिस्सा तो भरपूर डालिए। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो 7वीं बड़ी और मुस्लिम मुल्कों की ये वाहिद जौहरी ताकत है। और अगर हम अपने मुआशी हालात की तरफ चले जाते हैं कि अब क्या हो गया कि हालात ऐसे हो गए, तो जनाब बैरूनी कर्ज़ों में हम जकड़े हुए हैं। यहाँ पर कानून की हुक्मरानी उस तरीके से नहीं है। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो एक ज़रई मुल्क है, लेकिन हम ज़रई अजनास के लिए दूसरे मुल्कों पर अब इन्हिसार करते हैं। आबादी की बात करें तो 65% से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन हम उससे फ़ायदा उठाने से फ़िलहाल कासिर हैं। पाकिस्तान ज़हनी तौर पर एक ज़रखेज़ मुल्क है और पाकिस्तान जो है बासलाहियत नौजवान इसमें बेतहाशा है। अगर उनसे फ़ायदा उठाया जाए तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं, हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसमें इंडिविजुअली आप भी अपनी एफर्ट्स, अपना हिस्सा ज़रूर डालें। जनाब, हमारे साथ हमने पहले सोचा कि मेहमान कौन सा, क्या इंतखाब, तो ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना चॉइस ऑफ गेस्ट ऐसे मौक़ों के ऊपर। फिर हमने कहा एक ऐसी शख्सियत को हम बुलाते हैं जिनसे हम कुछ भी पूछेंगे तो मतलब हम हमारे लिए आसानी रहेगी कि हम किसी भी मौजूद पे उनसे बात करें। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को लेकर हमारे साथ वक़ार अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। आप इनको जानते हैं, हमारे एक्सप्रेसो के साथी एंकर भी हैं और सीनियर एनालिस्ट भी हैं। इनसे ज़रा हम इस हवाले से बात करते हैं। ये जो हमने सफ़र का तस्करा अला सुबह आ गया वक़ार भाई, ये कुछ प्लान नहीं था लेकिन ये आ गया। चूँकि ज़ाहिर बात है हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब कनेक्टेड हैं, हमारे बाप दादा, हमारे रूट्स यहाँ पे हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक मुल्क के अंदर उसको आगे ले जाने के लिए ना जितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं
वो 2 से 3 से ऊपर नहीं होते हर मुल्क के अंदर के, 2 से 3 चीज़ें उसके अंदर हो। लेकिन इस मुल्क के अंदर अल्लाह ने वो सारी चीज़ें, वो चेकलिस्ट पूरी कर दी है कि अच्छा आपको अच्छी बंदरगाहें चाहिए ट्रेड करने के लिए, वो आपके पास मौजूद है। आपको अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए टू वर्क हार्ड, आपके पास 70% यूथ मौजूद है। आपको अच्छी डिफेंस चाहिए, आपके पास आपकी फ़ौज मौजूद है। वाइब्रेंट सोसाइटी मौजूद है, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद वी स्टैंड नोवेयर इन द वर्ल्ड। बुनियादी तौर पे जो 77 साल हमने गुजारे हैं, इसमें कहाँ कहाँ आपको लगता है कि वी मेड द मेजर मिस्टेक्स, जिसकी वजह से हम उस जगह पे नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए? पाकिस्तान एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल के तौर पर पेश की जा सकती है। वजूदी फ़लसफ़ा है ना, तो वजूदी फ़लसफ़ा जो है उसका सारा जोर इस बात पे होता है मीनिंग ऑफ लाइफ पे। यानी जब आप मानवियत देते हैं या मकसदियत देते हैं किसी भी कौम में उसके फ़र्द को, फ़र्द यानी इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो उसके साथ आपकी ज़िंदगी जो है आगे किस तरह हैंडल कर सकता है, बहुत सारी और सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी अगर आपके पास मानवियत या मकसदियत नहीं है तो वो आपको सुसाइड की तरफ ले जाती है, वो आपको बर्बादी की तरफ ले जाती है। ठीक। अब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पे इसी हवाले से सामने आता है, जिस तरह आपने चीज़ें गिनवाई हैं कि मतलब वो ब्लेसिंग्स, वो पाकिस्तान के अंदर जो खूबसूरतियाँ, आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री है, लैंडस्केप है, किसी चीज़ का नाम ले लें और वो इस मुल्क में है, तो कितना वो वजूदी फ़लसफ़ा के हवाले से कितना एक ज़बरदस्त किस्म की एक मिसाल के तौर मॉडल के तौर पे भी सामने आता है कि इतना कुछ होने के बावजूद अगर मीनिंग ऑफ लाइफ ना हो, मानवियत ना हो, मकसदियत ना हो, तो फिर उस ऐसा मुल्क जो है उसके साथ यही प्रॉब्लम होता है। ये जो ज़बू हाली वाला हमारा, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद फिर इसका मतलब है वो क्या चीज़ है जो नहीं है, एक ही चीज़ नहीं है, वो मीनिंग ऑफ लाइफ या मानवियत या मकसदियत। और उसके साथ भी एक चीज़ जुड़ी हुई है ना कि आपकी जो फ़र्द है वो अपनी हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ, अपनी लैंडस्केप और उन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ हो। आपने कुछ नज़रियाती ऐसी मामलात हैं कि उसको ज़मीन से उखाड़ के कहीं हवा में ले गए, ठीक, वो लैंड से, अपनी हिस्ट्री से, सो दैट कि आप देखते हैं हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स का क्या, या कुछ लोगों ने हिस्ट्री को अपनी सोच के मुताबिक तब्दील करने की कोशिश की, उसका तो उसकी अपनी मर्जी की तस्वीर बनाने की कोशिश, और उसका मज़र जो है वो हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी की तस्वीर बनाने की कोशिश की। तो हम फिर आसार कदीमा को क्या समझते हैं या आर्ट को क्या समझते हैं? तो अगर पॉजिटिवली यदि आज हम अच्छी वाला बातें करें तो पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे इतने बड़े लोग पैदा हुए, मतलब नुसरत फ़तेह अली खान से लेके अब्दुल सलाम से लेके ये तमाम वो लोग हैं, हमने उनसे क्या फ़ायदा उठाया? हमने तो बल्कि उनको भी कंट्रोवर्शियल बना के, यानी अब्दुल सलाम जैसे बंदे को आप छोड़ दें उनके मामलात, आप फिजिक्स तो पढ़ाएं ना बच्चों को। अच्छा, ये तो पढ़ाएं कि उन्होंने आप किया कह रहे हैं कि हम बहुत पॉजिटिव हमने बहुत रह के देख लिया, कहीं ना कहीं हमें बात तो करनी पड़ेगी। अब ऐसे नहीं हो सकता कि हम बात ना करें और इससे गुजर जाएं, और हमें मालूम है कि बात करना कितना मुश्किल है, चूंकि लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है, और बर्दाश्त भी वक्त के साथ साथ खत्म नहीं हुई है, बढ़ी नहीं है। ये जो मज़हब फैक्टर रहा है इसको लेकर हम बहुत ज़्यादा एक इंतहा पसंदी के एलिमेंट तक इस मज़हब को ले गए। दुनिया भर के अंदर, मैं इस्लामी ममालिक की बात करूँ, उसमें स्टार्ट विद सऊदी अरेबिया, गो टू टर्की, मलेशिया, ये बड़े बड़े जो इस्लामी ममालिक हैं, इनके अंदर भी मज़हब को लेकर इस हद तक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ या कॉन्स्टिट्यूशनली या आपकी सोशल लाइफ के अंदर उसका इतना एक्सट्रीम इस्तेमाल नहीं किया जाता कि लोग उससे तंग होने लगें या उसके ऊपर इल्ज़ामात धरने लगें। मज़हब एक ज़ाब्ता हयात ज़रूर है इस्लाम हमारे लिए, और वो हमें एक ज़ाब्ता हयात देता है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये एलिमेंट कितना कार फरमा रहा हमारे मुख्तलिफ ऐसे फैसलों के लिए जिनकी वजह से शख्सियात पनप नहीं सकी, हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा सके, या माशरे के अंदर वो नरमी नहीं आ सकी जिसकी ज़रूरत थी। आपकी बात यह है कि वो इस्लाम की अगर हम बात करें तो इसका ये वही वाली बात है कि एक चीज़ है वो किन लोगों के हत्थे चढ़ गई। मैं आपको एग्जैक्टली चंद दिन पहले का वाक़या बताता हूँ कि कुछ लोग आए नीचे, तो मैं घर से नीचे उतरा, तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि कुछ दीन की बात करने आए। ठीक, तो मैंने कहा जी ज़रूर कीजिए, दावत देने आए। हाँ, दावत देने। मैंने कहा जी ज़रूर कीजिए, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि वो गलत जगह आ गए थे। उसकी वजह ये थी कि मैंने कहा जी फिर इस तरह करते हैं कि दीन की बात कहते हैं, मैंने कहा पहले निस्फ ईमान की बात ना कर लें, सफाई की बात। मैंने कहा मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो ये जो मार्केट है ना अपने इलाके की, उस मार्केट की सफाई करते हैं, बच्चे वो पहने होते हैं और वो सारा करके हम, और वो लोग देख रहे होते हैं। मतलब बहुत कम हुआ है कि किसी बंदे ने हमारा हाथ बटाया हो, लेकिन मैं और मेरे बच्चे करते हैं। ठीक, तो मैंने कहा ये जो हम जिस इलाके में रह रहे हैं यहाँ काफ़ी कचरा है, तो पहले ज़रा निस्फ ईमान की तरफ चले ना, अमली तौर पर आधा मुकम्मल हो गई ना, बातें बहुत सारी हो गई, अब बातें बहुत हो गई हैं, महबुल वतनी की बातें बहुत हो गई हैं, ये जो हम कहना कि इस्लाम के हवाले से मुकम्मल ज़ाब्ता है यार, ये हो गया। अब इसको कुछ खुदा के लिए कुछ अमली इसकी शक्ल भी कर दें, कोई सफाई का मामला भी कर दें, या महबुल वतनी अगर आपको इतनी है तो वो पाकिस्तान के हवाले से कोई चाहे कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, चाहे
कोई बच्चों के भाई education दो का ही मामला चीजें हैं, है। कतई कलामी की माजरत, एक आपकी सफाई जो आपका निस्फ ईमान मुकम्मल करती है, और एक आपका इखलाक, जिसे रसूलुल्लाह ने कहा है कि जिसका अच्छा है वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी, जिसके इखलाक अच्छे हैं वो सबसे अच्छा है। और माशाल्लाह दोनों ही यहाँ पे हमें नजर नहीं आता। आज मैं आती हुई ये दोनों सोचता चीजें था नजर नहीं कि हम कितना अच्छा हो कि हमारा जो मेंबर है उस पर ये बात कही जाए कि जो पड़ोसी है, पड़ोसी से मुराद ये नहीं है सिर्फ कि वो पड़ोसी Next जो कि door आपके घर के इधर इधर या जो नेबर्स में चंद घर हैं, ये नहीं है। पड़ोसी ये है कि मैं जहाँ पे हूँ, मेरी जात जहाँ पे है वहाँ पे मेरे साथ वाला पड़ोसी है। मैं अगर ट्रैफिक में हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे आसपास वो गाड़ियां मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल ठीक है। वो तमाम हुकूक उस तरीके से उनके चले जाते हैं और मुझे इतना हम्बल होना पड़ता है। इशारे का एहतराम मुझे इसलिए करना है कि मेरे पड़ोसी खड़े हैं और मेरा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे उसका एहतराम करती हुई अभी उसका टाइम है और वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको, लेकिन ये तो चीज़ें वहाँ पर थी ना, वहाँ पर एड्रेस होने वाली थी, वहाँ पर भी नहीं हुई। रियासत कुछ मामलात अपने बयानी और वो तमाम चीज़ों में भी किसी जगह पे भी ये जो आला अखलाकी इक़दार है, ना सिर्फ आपको कि आपको आला लीडरशिप की उसमें शख्सियत में नजर नहीं आती, कोई ऐसी मिसाल ही नजर नहीं तो मगर सब कौन सी, अगर हम बात कर रहे हैं कि इतने वसाइल हैं, सब कुछ है, हम अपने मुल्क की तकदीर नहीं बदल सके अभी तक, और कौन सी ऐसी आपके ख्याल में गलती हैं जो हमेशा से दोहराई आती जा रही हैं और अब आके सिर्फ उनके शायद कह लें नाम या तरीके तब्दील हो गए, अलकाबात तब्दील हो गए, लेकिन हम कर रहे हैं वही सब कुछ। इसको आई थिंक मेरा ख्याल है कि अगर कुल्ली तौर पे अगर देखा जाए, यानी अगर हम उसको एक ऑब्जर्वर इफेक्ट के हवाले से देखें पाकिस्तान को, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे एक फ़र्द का बयानिया जो है ना वो भी 10-15 साल ले लेता है, 15 साल 20 साल बदलने में। चीज़ है कि रियासत जो है, रियासत को 30-40 साल तो चाहिए ना, या होने चाहिए कम अज़ कम एक बयानिया बदलने में। हम अपना जो रियासत का नैरेटिव है वो बहुत ही सूरत से बदलते हैं, ठीक है। इतनी सूरत से ना नीचे को समझने का मौका ही नहीं मिलता कि मेरे पास सिर्फ 10 साल के अंदर, यानी 10 साल पहले जो है वो अगर एक बंदा जो है वो रियासत उसको ये करिए कि ये जबरदस्त आदमी है, मेरा मतलब ये, और 10 साल के बाद रियासत खुद हीरो बनाती है, फिर खुद जीरो बनाने की कोशिश करती है, तो फिर रियासत अल्टीमेटली अपनी क्रेडिबिलिटी भी और उसको भी समझने का वो मौका भी नहीं खड़ा हो मिलता जाता है कि नहीं मैं तो हूँ ही हीरो, क्योंकि आपने मुझे कहा था। ऐसे। क्विकली मुझे बताइए, हमने रिसेंटली कुछ डिसीजंस जो लिए हैं, रियासत ने जो डिसीजन लिए हैं, चाहे वो सियासी हैं, अस्करी हैं या मुआशरती हैं, आपको उनके अंदर दम ऐसा नजर आता है कि आने वाले वक्त के लिए कुछ बेहतर राह मुतय्यन करें, हम बेहतरी की जाने जाएं, हम वो गलतियां ना करें जो 77 सालों में करते हैं। 47 से लेके अब तक ना आप कोई भी अखबार उठा के देख लें, पुरानी अगर कोई आर्काइव में है, इक़दामात जो हैं वो तकरीबन इसी नोयत के आपको थ्रू आउट मिलते रहते हैं। कभी कोई आके ये तो कभी भी नहीं कहता कि मैं कोई इक़दामात नहीं कर रहा, ये सारा कुछ है। आई थिंक इसके पीछे जो उसकी नीयत है और वो तमाम चीज़ें हैं, वो जब जिस दिन हुई, जिस रियासत के उसमें हुई, उसी वक्त तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। एक सच बोलना है मिसाल के तौर पे, और सच बोलना अमली अगर उसका मजर हो जाए तो वो हो सकता है। अभी तक आपको ऐसा ऐसा कुछ कब नजर आता है? ऐसा मेरा मतलब है कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस दिन अमल में ढलेंगी तो उस दिन बहुत बहुत अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये कि ये अमली तौर पे हमें ये जो हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते हैं ना, मुख्तलिफ इदारे भी देते हैं, हम भी देते हैं, अमली तौर पे जब तक नज़र नहीं आएंगी। और इस्लाम का बड़ा अच्छा रेफरेंस वकार भाई ने दिया कि आप सिर्फ सफाई तो कर लें, 50% तो मुल्क ही देख लें कितना गंदा है, फिर आप दीगर बातें कर लें और इखलाक अच्छे कर लें। और बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पे हैं इंडिविजुअली, और रियासत ने एक समत देनी है। और वंस अगेन एक बहुत अच्छा पॉइंट कि कोई हमें नज़र तो आए ऐसा बड़ा कद जिसको हम देख के कहें कि हमने इस जैसा बनना है, फिर वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा, सबको सोचना होगा। हम एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज 77वां यौम आज़ादी जिस तरह से मनाया जा रहा है, हम भी एक्सप्रेसो में बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो गलतियां थी जो अब तक हम दोहरा रहे हैं, जिनकी वजह से हम पीछे रह गए हैं, गो कि हम तमाम वसाइल से मुझे ये बताया ना, वो बाजा खरीदा है आपने अभी तक, जिसका तस्करा हर मॉर्निंग शो में हुआ होगा? हमने कहा कहीं पीछे ना रह जाए, बाजे का तस्करा नहीं हुआ। बाजे कम बजाइएगा, आज लोगों को जरा सुकून से रहने। वैसे माशी तंगी इस तरह से कि लोगों ने इस दफा नए कम खरीदे, पुराने ही निकाल लिए पिछले साल वाले। ऐसा भी है, ये माशी हालात की बदौलत है भाई, वो पुराने बाजे बजाने पे मजबूर है। ओह माय गॉड, इतने लोग तंग हो रहे हैं, थोड़ा सा कम बजाइए, हम तो ये कह सकते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। सो वकार भाई यू स्टिल विद अस, और हम थोड़ा सा तल्ख बातें तो हम करते रहते हैं, क्रिटिकल बातें भी करते रहते हैं। पूरा पाकिस्तान अब अच्छे से मुराद जो खूबसूरत देखने वाला है, चाहे वो थर हो, आई स्टार्टेड विद थर, और फिर नॉर्थ हो, वो तो सारा आपने देखा। कितनी खूबसूरत ये लैंडस्केप है, कितनी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। ये जो टूरिज्म है, इसके ज़रिए हम पाकिस्तानियत या वतनियत कितनी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और क्या ये हमें हेल्प कर सकता है कि हम वो जो एक आसपास के कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो हमारे जहन को मनफियत की तरफ लेके जाते हैं, उनको थोड़ा सा दूर करें और मुल्क से प्यार हमारा और बढ़े, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जानिब और जाएँ। क्या टूरिज्म इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है, और हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ और वर्थ है इन जगहों को लेकर?
पता नहीं आपने क्या सवाल किया है, क्योंकि मेरा ज़हन अभी तक वो बाजे में है। वो बाजे से मैंने वो पाँव इस वक्त शुरू हो गई जैसे ही आपने वो बात की है ना, तो एक्चुअली वो वैसे ही मेरे ज़हन में आया कि जहाँ से ये ज़्यादा आ रहे हैं ना, जिस मुल्क से मैंने सुना है द्रोग गर्दन रावी, जहाँ से आ रहे हैं, जिस मुल्क से आ रहे हैं ये धड़ाधड़ बन के, अच्छा। वो मुल्क जो है अपने इंडिपेंडेंस डे पे छुट्टी भी नहीं देता कि आज ज़्यादा काम करना है। तो हमें बाजू पे लगाया, बाजे सारे इधर भी बाजे सारे इधर कर, सही बात। वाह, खैर एनीवे बाजू में ही है ना हमारे। टूरिज्म की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान में हम आप ये जो बहुत अच्छा कुछ क्लीशेस जो है ना, कुछ बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, अब बस कर देना चाहिए। हर चीज़ जो है, हर वो फिक्रों पे बैन लगा देना चाहिए जो हमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिन्होंने साइड पे किया। मसलन पाकिस्तान जो है सेहत के वाले से दुनिया गई है, पाकिस्तान ही है वो, पाकिस्तान जैसा दूसरा कोई मुल्क नहीं है। इस तरह की जो मुगालते हैं इनको दूर करना चाहिए। एक तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, नंबर 1, पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसको लोगों को पता है कि पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान के पास कुछ एक्सेप्शनल ऐसी चीज़ें हैं जो शायद दुनिया के पास भी नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्शनल चीज़ें क्या हैं उनको उनके हवाले से बताया जाए। और दूसरा ये है कि टूरिज्म जो है वो रवैयों के साथ उसका एक बहुत ही बुनियादी गठजोड़ है। कोई टूरिस्ट क्यों कर आपके पास आएगा? आपके पहाड़ जितनी मर्जी खूबसूरत हों, अगर नीचे वो रवैये या सिक्योरिटी या वो तमाम चीज़ें जब तक इंश्योर नहीं होती। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी वो जो स्पेस होती है सांस लेने में, अभी वो जर्मन सयाह का आपने लाहौर के मतलब क्यों आएगा कोई? आप लाहौर में जितने बेसिकली आते हैं हमारे यहाँ टूरिस्ट जो इधर से आते हैं इंडिया से, उनकी कोशिश होती है कि वो नॉर्थ जाते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे तो एक फ्री वो फील करते हैं, लेकिन उनका होता है कि क्योंकि लाहौर एक हिस्टोरिकल सिटी है तो हम यहाँ से भी कुछ देखते चले जाएं। तो टूरिज़्म जो है वो होना इसलिए ज़रूरी है कि इससे तअस्सुबात कम होते हैं। मतलब अगर आप देखें 60s या 50s का उस वक्त का पाकिस्तान, जब टूरिज्म बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, यहाँ की कोई फॉरनर नज़र आना कोई इतनी जो अचंभे की बात नहीं थी। आज इमेजिन करें हमारा ऐसा माकूस सफ़र है कि आज हम कोई इधर कहीं किसी जगह बाजार में कोई गोरा या कुछ इस तरह हो तो हो सकता है कि वो सारे लोग उसको देखना शुरू कर दें। ऐसे ही मतलब इस तरह किस कुएं में हम रह रहे हैं। तो जबकि आप अगर नॉर्थ में जाएं तो वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सी बात होगी। तो यहाँ पे वो चीज़ें नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। टूरिज्म में बहुत पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन बहुत सारा काम करने वाला है रियासत के वाले। अच्छा वकार साहब, बात की जाए अगर 14 अगस्त 1947 तो 2 मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे उस टाइम पे। हम अगर रिवायती हरीफ देखते हैं भारत को, हम बड़ी बात करते हैं कि भाई हम एटमी ताकत भी बन गए, हम ये भी, लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं। तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, इक़दामात जो उन्होंने किए और हम नहीं कर सके और हम पीछे रह गए? पहली बात तो ये है कि उन्होंने सबसे बेस्ट जो किया, और पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क वो अपना बेस्ट तभी करता है जब वो आर्ट को तरवीज देता है। आर्ट से मेरी मुराद ये है कि साइंस भी एक ख़ास लेवल पे, किसी खास सतह पे आर्ट ही का उसका हिस्सा होती है। यानी आर्ट को मैं एक बहुत ही वसी मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आर्ट क्या है? आर्ट बेसिकली पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का नतायज, या एक जिसको कहते हैं ना कि एक उसका वो है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो एक्सेप्शन जो भी हमने पिछली जितनी भी नोन हिस्ट्री है उसमें क्या किया है हमने, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो आर्ट की फॉर्म में सारी चीज़ें की हैं। एवरीथिंग जो भी चीज़ है वो आर्ट रिलेटेड है। उसमें क्या होता है कि आप इंस्पिरेशनल फिगर्स बना लेते हैं। आज आप देखिए वहाँ पे जो बड़े लोग बनाए गए, ठीक है, उन पे कोई पूरा वो बेसिक क्या होता है कि वो कौम की यकजहती का एक इस्तारे के तौर पे सामने आते हैं, और कोई कौम का कोई फर्द किसी की जरूरत नहीं होती कि उनके खिलाफ बात करें। मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूं, टेंडुलकर से लेके अमिताभ से लेके शाहरुख खान से लेके बहुत सारी एक तवील फहरिस्त, और खास तौर पे जो मुसलमान हैं, शाहरुख खान का तस्करा आपने किया, ए आर रहमान, उनके प्रेसिडेंट, बहुत सारे लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस पर आप बात नहीं कर, लता जी हैं इन पर बात ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बनाया है उनको। और ये बनाना बड़ा ज़रूरी होता है ना कि कौम की एक खद्दो-खाल जो है उससे बड़े वाज़ होते हैं। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जो आर्ट की फिगर, अब हमारे यहाँ तो मैं इतनी तवील फहरिस्त बता सकता हूँ। अभी जिस तरह नुसरत फतेह का नाम ले रहे हैं, मेहदी हसन खान साहब, इतने बड़े बड़े लोग सिर्फ आर्ट। फिर आप फिजिक्स की फील्ड में चले जाएं तो क्या बड़े लोग। फिर आप कहाँ जी वो जो नरगिस हैं वो जिन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स के, जी क्या हुआ? आपने तो खबरों में एक दिन वो आई थी, उसके बाद तो मुझे नहीं पता चला। होर्डिंग बोर्ड तो नहीं होने चाहिए थे। हमारे बच्चों को तो उनको देखना चाहिए था, बच्चियों को उनको देखना चाहिए था कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अगर किसी को बनाया गया तो वो स्पोर्ट्स पर्सन को बनाया गया, वो बहुत अच्छी बात है। और वो लेकिन उसमें भी सिर्फ क्रिकेट में चले गए। शुक्र है ये अरशद नदीम वाला एक एक्सेप्शनल हुआ है। तो अब देखिए कि पूरी कौम नेजा लेके वो बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा तो खुदा के लिए किसी और तरह। मैं दुआ करता हूँ सियासत में ना ही आए अरशद। हाँ मेरा प्लेयर रहे, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल। तो मेरा मतलब ये है कि ये वो इंस्पिरेशनल फिगर हमने अपने बच्चों को क्या दिए हैं
ये बहुत ही अहम अच्छा, है। ये इंस्पिरेशनल फिगर्स बनाए जाते हैं स्टेट्स या कौमें इनको मिलके बनाती हैं, या ये खुद इतनी ताकतवर शख्सियात होती हैं कि अपना लोहा मनवा लेती हैं, ये बन जाती हैं? जैसे डॉक्टर यूनुस की एग्जांपल बांग्लादेश के अंदर है, फिर पाकिस्तान में आपने नाम लिया, क्योंकि हमारे सामने तो साउथ एशिया के अंदर ये एग्जांपल्स हैं। तो क्या इनके अंदर इतनी, यानी कि स्टेट्स का इसमें क्या रोल होता है, या लोगों का, मेरा आपका क्या रोल होता है इनको बनाने में? आपने इकोनॉमिक्स के अंदर ये एक बेल कर्व होता है, ये जो यूं करके बेल कर्व हो जाता है, तो जो बिल्कुल एक्सेप्शनल जो इधर होता है 5% आप इधर कह रहे हैं, 5% इधर कह रहे हैं, 5% आप बिल्कुल मेंटली रिटार्टेड कहते हैं, 5% बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं। लेकिन ये बेल कर्व है, जो मीन पॉपुलेशन होती है ये यहाँ पे होती है। ठीक है, इस पॉपुलेशन को इस साइड पे, ये साइड पे थोड़ा सा जो ड्राइव करना है वो रियासती सतह पे ही हो सकता है, तो वो नैरेटिव्स बिल्ड किए जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता हम है। क्यों नहीं कर सके? क्या स्टेट के अंदर कोई इनसिक्योरिटी थी, या फिर हमारी तरजीह ही नहीं रही, या फिर हमने एक सर्टन तबके को प्रमोट करते हुए बाकी सबको डिप्राइव कर दिया? वजह क्या रही है इसकी? हम क्यों नहीं इंस्पिरेशनल फिगर्स उस सतह तक बना सके जिस सतह तक होना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि Larger than life। उसकी वजह यह है कि हम कुछ ऐसे बयानी हमने गढ़े जिसमें हम अपनी हिस्ट्री और कल्चर से डिटैच हो गए। अभी हम थोड़े ब्रेक में हम बात कर रहे थे ना कि हमारी पींगे होती थी, जी। वो तमाम चीज़ें आप आर्ट और कल्चर को आज से 40 साल पहले देखे पाकिस्तान में, उस वक्त का राइटर वो तमाम चीज़ें देखे तो आपको लगेगा कि हम ऐसे लगता है 40 साल जवाल की तरफ रिवर्स आए हैं। आर्ट और कल्चर ये सवाल से, इकोनॉमिक्स में मौजूद नहीं है, लेकिन रवैयों के वाले से हम यकीनन पीछे ही गए। पीछे, लेकिन अब भी कुछ नहीं गया। मुल्क है, वक्त है, कोशिश, तालीम बदल सकती है राइट वे के अंदर, और तारीख को सही से पढ़ना। बात करते रहेंगे वकार भाई। फॉर्मली थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। 14 अगस्त स्पेशल शो है और हमने गेस्ट लाइनअप भी ऐसा ही किया है जिसमें हम किसी न किसी हवाले से, वैसे तो हमारे हर शो में कुछ ना कुछ ऐसे हीरोज़ ज़रूर आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होता है, लेकिन सिंस इस 14 अगस्त तो हमने एक स्पेसिफिक कौमी हीरो का इंतखाब आपसे किया। अरशद नदीम साहब तो चूँकि इस्लामाबाद में, नहीं तो हम ज़रूर उन्हें बुलाते, लेकिन उनके साथ ओलंपियंस थे, 7 ऐसे लोग थे जिन्होंने डिफरेंट वेज़ के अंदर ओलंपिक्स के अंदर बाय देयर परफॉर्मेंस, बाय वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, लेकिन वो शामिल हुए, पाकिस्तान के झंडे को पहना, रिप्रेजेंट किया। उन्हीं में से एक फ़ायका भी थी जो कि जाने से पहले भी हमारे शो के अंदर आपको याद है फ़ायका रियाज आई थी। पाकिस्तान की 100 मीटर तेज़ तरीन स्प्रिंटर हैं और तकरीबन 38 एथलीट्स जो दौड़ रहे थे ओलंपिक्स के अंदर, उनमें से इनका 23वां नंबर था, यानी कि इन्होंने भी कम से कम 15 ममालिक को बीट किया, उसके अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और फिर जो क्लोजिंग सेरेमनी थी तो उसके अंदर पाकिस्तान का झंडा इन्होंने ही उसको उठाया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये हम आपको कुछ मनाजिर भी उस 100 मीटर स्प्रिंट के दिखा रहे हैं। सो सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान का झंडा वहाँ पहना और बीइंग अ गर्ल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो हमने कहा कि आज 14 अगस्त है तो हम फ़ायका से बुला के थोड़ी गपशप भी करते हैं, इनका एक्सपीरियंस भी पूछते हैं और साथ साथ सेलिब्रेट भी करते हैं जो उनकी कामयाबी रही है बीइंग अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। थैंक यू वेरी मच फ़ायका, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू। बहुत ज़बरदस्त हमें लगता है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कैसा रहा वेयरिंग पाकिस्तानी फ्लैग और दौड़ना, और माशाल्लाह आपने 23rd पोजीशन तो ली, लेकिन उसमें भी आपके नीचे 14-15 एथलीट्स थे, तो इट इज़ एन अचीवमेंट आई बिलीव। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं वहाँ जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी, अपना झंडा पहना हुआ था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है। नर्वस थी? थोड़ी बहुत नर्वस थी मैं। क्या फीलिंग थी जब रेस शुरू होने वाली थी? यही था कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा करना है। कॉन्फिडेंट थी मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था, थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिला मुझे इस इवेंट से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। तो फ़ायका ओवरऑल ओलंपिक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओवरऑल अच्छा था। ज़्यादा अच्छी की बात ये थी कि मैंने वहाँ पे स्टेडियम में लाइव अपना तराना पाकिस्तान का सुना। ये बहुत मेरे ऑनर की बात थी कि मैं सब कुछ लाइव देख रही थी। जो अरशद भाई की थ्रो हुई वो भी मैंने लाइव देखी, उनके मेडल सेरेमनी भी लाइव देखी, सब कुछ। So you have seen history being made and you were the part of this history. Yes, आपके exactly. नाम के साथ भी ओलंपियन लिखा जाएगा ताहयात। अल्हम्दुलिल्लाह। This is a great honor. I mean आप पूरे 24-25 करोड़ में से, जिसमें आई बिलीव 13-14 करोड़ खवातीन हैं, आप अकेली थी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आप गई और पार्टिसिपेट किया एज अ स्प्रिंटर। पाकिस्तान की तेज़ तरीन खातून है, तेज़ तरीन लड़की हैं जो दौड़ती हैं, ये भी इनका एजाज़ है। तो जब आप वहाँ पे फील्ड के अंदर गई, जब आपका मुकाबला शुरू होने वाला था, एम्बियंस कैसा था? इतने ज़्यादा लोग, इतना बड़ा स्टेडियम, कभी इमेजिन किया था कि इतने बड़े स्टेज पे यू विल रिप्रेजेंट दिस ग्रीन फ्लैग? मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं स्टेडियम के अंदर एंटर हुई तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, शोर था काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे हुआ कि मैं यहाँ तक भी पहुँची हूँ, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। तो और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैंने पाकिस्तान का फ्लैग पहना हुआ है,
तो इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट इंशाल्लाह, और मैंने किया। और आपने किया और आप आ गई। अच्छा मुझे बताएं कि अपना ही रिकॉर्ड बेहतर करना कैसा महसूस किया? 12.49 सेकंड्स। जी एग्जैक्टली ये मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टाइम था, ये मेरा पर्सनल बेस्ट है। इंशाल्लाह मैंने वहाँ जो एक्सपीरियंस लिया है, वहाँ जो मैंने सीखा है, वो इंशाल्लाह मैं अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई करूँगी, आगे कंपटीशन और अच्छे बेहतर कर सकूँ। अपने नर्व्स को कैसे काबू करता है इंसान इतने बड़े कंपटीशन में, जहाँ पे हर चीज़ माइक्रो सेकंड का भी नोटिस है वहाँ जी, पे, जी। और प्लान है कि इसके मुताबिक आपने करना है, और फिर आपको पता है कि आप वर्ल्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बड़े बड़े एथलीट्स के साथ आप दौड़ रहे हो, और 100 मीटर्स पे तो पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, तो नर्व्स काबू में कैसे आते हैं? बस कोशिश यही होती है कि अपने आप को कंट्रोल रखना है। कंपटीशन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर प्रेशर होगा तो हमारी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन ऐसी होगी तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अक्सर। लेकिन अगर हमारा कंपटीशन प्रेशर नहीं होगा, कि कोई फीलिंग्स ही नहीं आएंगी कंपटीशन की, तो अक्सर कंपटीशन अच्छा नहीं भी होता। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट सो वन होती है। नाइट बिफोर द कंपटीशन, सुबह आपका कॉन्टेस्ट है, उस रात को क्या सोच रही थी? दिमाग रात में को क्या फीलिंग्स थी? क्या रात चल को रहा था? तो नींद ही नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी? यू वर अवेक होल नाइट? बिल्कुल, लेकिन नहीं सोई थी, लेकिन लेट नींद आई कि सुबह कंपटीशन है। मेरे कोच ने मुझे कहा कि नहीं सोचना, सुबह जब उठोगी तब रेस माइंड में सोचनी है। लेकिन ज़हन से निकल नहीं रहा था? लेकिन नहीं निकल रहा था। अच्छा। इतना बड़ा कंपटीशन है, सुबह मेरी रेस है, कैसे निकलता? अच्छा, एक तो जब आप एक कंपटीशन के अंदर जा रहे होते हैं, सारी बातें आपको नहीं पता होता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, या मैं कैसा परफॉर्म करूंगी, अपना तो आप बेस्ट कर रहे होते हो। लेकिन जब आपने कर लिया और आपने 14-15 एथलीट्स को बीट कर लिया, कहीं जहन में आया कि मैं कहीं कभी जाके आगे वाले 15 को भी बीट कर सकती हूँ, आई कैन मेक इट? कभी आया ऐसा? जब मैंने रेस या लगाई लगा कि है नहीं ये हीट तो की, बहुत मुश्किल है, तो बहुत तेज दौड़ रहे हैं बाकी लोग? जब मैंने हीट की रेस लगाई है उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक और लगाना चाहती हूँ, लेकिन उसके पास मेरे पास मौका नहीं था। तो जो मैंने वहाँ पे सीखा, जो मैंने उस रेस में गलती की ना, तो मैं चाह रही थी कि मैं अप्लाई करूँ अगली रेस में, ताकि मैं ये गलती अपने आप बेहतर कर सकूँ। मैं उस टाइम यही सोच रही थी कि मुझे काश एक और रेस मिल जाती। क्या डिफरेंस है हमारा इंटरनेशनल दीगर एथलीट्स के साथ जो दुनिया में टॉप के ऊपर हैं? आप लोग कहाँ पे कमी महसूस करते हो कि शायद अगर हम इस शोबे पे काम कर लें तो हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं? उनको कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इंटरनेशनली कॉम्पिटिशन्स बहुत मिलते हैं। वो बाहर अब्रॉड जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। हमारे एथलीट्स को नहीं भेजा जाता। मुझे 5-6 महीने हो गए, मुझे कोई कॉम्पिटिशन नहीं मिला। अरशद भाई ने जैसे डायमंड लीग खेली थी, उनको कॉम्पिटिशन मिला, उसके बाद उन्होंने पेरिस में जिसका कल जिक्र भी किया जी उन्होंने। अगला कॉम्पिटिशन खेला। मुझे उससे पहले कोई कॉम्पिटिशन नहीं मिला। ये रीज़न हो सकती है कि जैसे मैं कल कॉम्पिटिशन में सोच रही थी कि मुझे काश एक और रेस मिल जाती। यही अगर मैंने ये रेस पहले लगाई होती तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता कि रेस को मैनेज किस तरह करना है। सही। तो कंपटीशन मिलने चाहिए, बहुत management ज़्यादा is ज़रूरी another होता है। हाँ, exactly। Exactly, इतने बहुत बड़े इवेंट को ज़रूरी मैनेज होता कैसे है। करना है? एग्जैक्टली। अच्छा फाइका, ये वाइल्ड कार्ड पर पेरिस ओलंपिक्स में आपने जी। रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री बेसिकली क्या होती है और कैसे? अब कोई क्वालिफाई नहीं किया किसी कंट्री से, जैसे यहाँ से एथलेटिक्स में अरशद भाई क्वालिफाई करे थे, उसके साथ एक फीमेल, इन्होंने पेरिस में रखा था कि जेंडर इक्वालिटी के फीमेल और मेल बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से कोई क्वालिफाई नहीं किया था, फिर पाकिस्तान ने अपनी टॉप एथलीट को जो है ना वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू भेजा था। अच्छा। आपको ने मरियम नवाज ने बुलाया या शहबाज शरीफ साहब ने? खाली जीते हुए के दोस्त हैं हमारे सियासी? आप भी तो हाँ, participate तो थी ना participate भाई, किया है, नाम आप तो ओलंपियन आपने- हैं, तो आपको कोई इनवाइट नहीं मिला? नहीं, बुलाना तो चाहिए था बट नहीं, उन्होंने बुलाना नहीं चाहिए बुलाया। था। अब ये तो नहीं This is कहेंगे, not ये तो fair। चूंकि सारी बातें इन्होंने आगे खेलना है, नहीं चाहती कि कोई बाइसनेस हो, लेकिन दिस इज हमारे लिए बहुत अजीब है। ये जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ज्यादा 7 लोग तो खेले। थे ही नहीं, सिर्फ 7 लोग थे। जीते अरशद, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन खेले तो ये भी ना, एफर्ट तो इन्होंने भी की, और ये ऐसी थोड़ी चले गए, कितनी प्रैक्टिस ट्रेनिंग तो इन लोगों ने भी की होगी। तो आई थिंक दे वर सपोज टू बी देयर, आपको होना सबसे चाहिए। main reason खास तौर यही पे है। मरियम नवाज साहिबा, हमें आपको तो फाइका को तो लाजमी बुलाना चाहिए। फाइका के जाने से पहले भी इमरान यही मैसेज कन्वे किया था आपने कि सपोर्ट किया जाए फाइका को उस तरीके से, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन चले, इट्स नेवर टू लेट। आई मीन अगर ये कल ही वैसे लैंड हुई है तो आई बिलीव कि अगर कोई पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा देख रहा है तो वो जरूर इनको अप्रोच करे, इनको भी बुलाए, इनको भी इनाम दें। चले, इतना ही अप्रिसिएशन बहुत है कि आप इनको इज्जत दे दें, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इनके नाम, इनकी शक्लें जाने कि ये हमारे हीरोज हैं, रादर देन नोइंग BC क्लास क्रिकेटर्स जिनको हम सब पहचानते हैं। ये लोग डिजर्व करते हैं। शी इज आवर नेशनल चैंपियन जो हमारे सामने बैठी है। फायका, अब आगे क्या प्लान्स है जी? आप एक रेस तो उसमें आप कामयाब नहीं हुई, हारी तो आप नहीं है, बहुत से आप जीती भी हैं, तो आगे क्या प्लान्स है? आगे वहाँ से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, इंशाल्लाह मैं अगली रेसेस में अप्लाई करूँगी। सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इंडिया में, तो मैं अब उसकी तैयारी करूँगी कि वहाँ इंशाल्लाह मैं मेडल की उम्मीद है पूरी, कि मैं वहाँ से मेडल लेकर आऊँगी, और इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी। उसके बाद एशियन इंडोर गेम्स हैं थाईलैंड में, वो है नवंबर में। तो अब इवेंट्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी ट्रेनिंग, और इंशाल्लाह अब चूंकि आप ओलंपिक से वापस आ गई हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई सेंटिमेंट, कोई जज्बा, कोई बात जो आपके दिल में हो, बीइंग पाकिस्तानी, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स अप टू यू, जो भी आप कहना चाहें, सारी बात है, यूर ऑन नेशनल टेलीविजन,
आपके दिल में आता हो कोई बात? मैं यही कहूँगी कि जैसे अरशद भाई को यूथ फेस्टिवल के थ्रू उनको ऊपर लाया गया, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने मतलब अरशद भाई को सपोर्ट किया फाइनेंशियली तौर पर। तो अभी जैसे यूथ प्रोग्राम्स करवा रही हैं सीएम साहिबा भी, तो मैं यही कहूँगी कि मुझे भी एटलीस्ट उनको सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली तौर पर। आई नो कि ये है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं बुला रही, ओके, लेकिन एटलीस्ट उनको कोशिश और करनी एक चाहिए एथलीट के लिए, फॉर एन एथलीट लाइक यू, कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट काफी रहती है? यानी कि ऐसा क्या हो जिससे उसको लगता है कि उसका गेम भी चल सकता है और घर भी मैनेज हो सकता है? मुझे घर की तो खैर है कि पेरेंट्स उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट मुझे ग्राउंड में जैसे मेरे स्टार्टिंग ब्लॉक्स हैं, मेरे स्पाइक्स हैं, मेरी रनिंग किट है, एटलीस्ट मुझे ये चीज़ें तो प्रोवाइड करनी चाहिए उनको। एग्जैक्टली, मेरी जैसे लेस्को की जॉब है, जैसे मेरे लिए लेस्को की जॉब है जो कि मुझे सिर्फ 40,000 पे है पर मंथ, तो मैं उससे एक स्पाइक्स भी नहीं खरीद सकती। ओके, सो जितने भी लोग बढ़ बढ़ के सिर्फ हमारे अरशद को इतने प्लॉट्स और 2.5 करोड़ की कंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना, अ फ्यू लैक्स मे बी अ जिम इनको ऑफर करें, ये भी आपका कल नाम रोशन करें। आज इन्वेस्ट करें ना, कल फायदा होगा इनके ऊपर। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाएं। यू आर ओलंपियन, यू आर आवर हीरो, नेशनल चैंपियन, वी आर सो प्राउड ऑफ हर जी। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आई होप आपको गुफ्तगू अच्छी लगी होगी जी। इस पॉइंट के ऊपर ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और आपको पता है पाकिस्तान की मिट्टी कितनी ज़रखेज़ है, यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज का दिन जब हम 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, हमारी कोशिश है कि आपकी टैलेंटेड नौजवानों से, बच्चों से मुलाकात करवाएं। इसी हवाले से अब हमारे साथ मौजूद हैं रावला कोट से ताल्लुक़ रखने वाली 11 साला उर्वतुल वस्का, जिन्होंने टेल ऑफ द यूनिवर्स के उन्वान से एक गैर मामूली किताब लिखी है। और उनकी किताब सिर्फ एक अदबी शाहकार ही नहीं है, बल्कि साइंसी तहकीक का ऐसा रोशन सितारा है जो कायनात के वजूद के बारे में तजस्सुस को जन्म देता है। उर्वा के मुताबिक स्टीफन हॉकिंग की शोरा आफाक किताब जो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के मुताले ने उनमें अपनी किताब लिखने का ये शौक पैदा किया। और सिर्फ 6ठी जमात की तालिबा है उर्वा, इस गैर मामूली जहानत की हामिल ये बच्ची, इसकी लिखी गई ये किताब जिसको निजी पब्लिकेशंस की जानिब से सेकेंडरी स्कूल के तलबा के लिए निसाब के साथ मुअव्वन किताब के तौर पर भी मुतारिफ करवाया गया। और सिर्फ लिखने की हद तक नहीं, बल्कि उर्वा अपनी किताब के तमाम मौज़ूआत नए यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ की सूरत में अपलोड भी कर रही हैं। उर्वा हमारे साथ ही मौजूद है। कैन यू बिलीव ये बच्ची पाकिस्तानी है और इनकी थॉट्स, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? आई मीन दिस इज अमेजिंग। उर्वा से हम बात करते हैं। उर्वा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। इट्स सच एन ऑनर टॉकिंग टू यू। आपका इतनी यंग एज के अंदर माशाल्लाह, हाउ क्रिएटिव यू आर एंड इतना ज़बरदस्त तरीके से आपने काम किया है। हमें अपनी बुक के बारे में सबसे पहले बताइए, आपके जहन में ये थॉट्स कहाँ से आई जिनको आपने अपनी बुक्स के ऊपर लिखा? व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक, उर्वा? मैंने अपनी इवन की बुक के एंड पे मेंशन किया हुआ, यू नो, सम रेफरेंसेस। वो बेसिकली मैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ते हुए मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बात मेंशन कर दिया पहले भी कि मैं जब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ रही थी तो उससे मैंने नोटिस किया कि कुछ जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो डिफाइन नहीं है और मुझे डिफरेंट जगहों से डिफरेंट रेफरेंसेस से पढ़ना पड़ा। हाँ, मैं एक ऐसी बुक पढ़ना चाहती थी जो कि कॉन्सेप्ट को थोड़े ज़्यादा। आपने एयरपॉड्स पहने हैं ना, उनको थोड़ा सा आप मूव करो, थोड़ा सा उनको ऑफ करो ताकि आपकी ऑडियो हमें बेहतर आए, बिकॉज थोड़ा डिस्टॉर्टेड आवाज़ आ रही है आपकी। अब बोलें प्लीज़। तो मैं ये कह रही थी जी कि जब मैं वो बुक पढ़ रही थी तो मैंने नोटिस किया कि कॉन्सेप्ट कुछ खास डिफाइन नहीं है एंड मुझे एक ऐसी बुक पढ़नी थी कि जिसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिफाइंड और इजी वे से यू नो प्रेजेंट किए गए हों। तो मैं मुझे रीडिंग के दौरान आई रेड द बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियन एंड ओवर देयर उधर एक एडवाइस थी कि राइट द बुक यू वांट टू रीड। तो वो एडवाइस लेके जो बुक मैं पढ़ना चाहती थी वो मैंने लिखी। This is how the idea came to me. अच्छा, तो उर्वा वैसे आपके कौन से हैं फेवरेट राइटर, किसको ज़्यादा पढ़ती हैं और स्टीफन हॉकिंग से आप कब मुतासर हुई, ये भी बताएं। बहुत से राइटर मुझे अच्छे लगते हैं। पहली बात ये कि स्टीफन हॉकिंग जो थे वो बहुत ही बड़े यू नो साइंटिस्ट थे एंड I have always been interested in science. So when I heard of him और उनकी डिस्कवरी, so I was very interested and that's why मैंने उनकी बुक्स पढ़ी। एंड कुछ ऑथर्स जो और उनकी बुक्स में मेंशन करना चाहूँगी इधर। सबसे पहले मैंने स्टीफन हॉकिंग ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, उनकी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम,
universe in a nutshell and brief answers to the big questions. एंड एक माइकल हार्ट की बुक द 100 वो भी मैं सजेस्ट करूंगी. उधर आप लर्न करेंगे about the 100 most influential people of the world. एक मैं also एक और बुक सजेस्ट करूंगी by Paulo Coelho named Like the Flowing River. It is full of life lessons. Wow. And I read it and I really like it. So Urva, what actually inspires you in science? Science में क्यों आपका इंटरेस्ट है? इसमें ऐसा क्या है जो आपको इंस्पायर करता है to know more about it? And क्या यूनिवर्स की क्रिएशन में कोई ऐसी चीज़ें जो आपको आपकी थॉट्स को ट्रिगर करती है कि आप इसके बारे में सोचो और लिखो, ऐसा क्या है? जो यूनिवर्स है वो बहुत वास्ट है और उसके बारे में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी आंसर नहीं हुए. तो वही वंडर करते हुए जैसे कि क्या अभी यूनिवर्स में कोई और लाइफ है, क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट आई वांट टू लर्न अबाउट, जैसे मल्टीवर्स हो गई. तो ये सारी चीजें मुझे अट्रैक्ट करती हैं. आई वांट टू नो अबाउट द फैक्ट्स, अबाउट द यूनिवर्स कि आखिर वो है क्या और उसकी जो उसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आंसर हो सकते हैं, उनके लिए क्या थ्योरीज हैं. तो इसीलिए मुझे यूनिवर्स की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अट्रैक्ट करती है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आपकी बुक आपके एज फेलोज को कैसे हेल्प कर सकती है? उनको क्यों पढ़नी चाहिए आपकी बुक? ऐसा क्या है आपकी बुक में, टेल ऑफ द यूनिवर्स में? आई थिंक कि हर बंदे को एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ कुछ क्वेश्चंस वो वंडर करते हैं अबाउट द यूनिवर्स कि आखिर ये कैसे बनी, ये इवॉल्व कैसे हुई. तो आई थिंक कि वो जो आंसर्स हैं वो मेरे बुक में प्रोवाइड किए गए हैं प्रॉपर्ली. तो आप उधर से वो पढ़ के अपनी वो जो क्यूरियोसिटी है अबाउट द यूनिवर्स उसको आप अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म कर सकते हैं बेसिकली. वो जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो आंसर हो सकते हैं जो आपके दिमाग में. That is why I think that you we love to read. आपका बहुत शुक्रिया, आप आई, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है. आपकी थॉट्स बहुत इंस्पायरिंग है. बस आपने रुकना नहीं है और अपने जो आंसर्स क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर्स आप करते रहना है. और हम इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में भी आपके साथ बैठेंगे और मजीद आपसे बात करेंगे. आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स जिन्होंने भी आपको हेल्प किया इसके अंदर, उनको भी हमारा बहुत सारा सलाम है. एंड थैंक यू वेरी मच उर्वा फॉर बीइंग आवर गेस्ट. इसके साथ ही जनाब आप ज़रूर मनाइए आज का 77वां यौम आज़ादी. कैसे लोगों से हमने मिलवा दिया आपको. ये ब्रेन तो देखें पाकिस्तान के. वही चीज़ है ना, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है. साकी मतलब आप एथलीट देख लें, आप ये राइटर्स देख लें, तो जनाब भरे हुए हैं यहाँ पे, टैलेंट की कोई कमी नहीं है. तो आज भरपूर तरीके से मनाइए अपना जश्न आज़ादी, लेकिन अपने आप से एक आज कमिटमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आप चाहें कुछ भी कि आपने अगले साल तक ये पूरी करनी है. इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त. आपसे मुलाकात होगी कल. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.